तो हाँ जी, फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। आई होप आपको आवाज़ यहाँ पे आ रही होगी। सो दिस इज़ पार्ट 2। ठीक है? ये जो हमने पार्ट 1 वहाँ पे कल किया था उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे आगे जा रहा है। पहले हम थोड़ा-सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, कल हमने क्या-क्या चीज़ वहाँ पे देखी थी। स्टॉक मार्केट क्या होता है उसकी थोड़ी-सी हमने हिस्ट्री यहाँ पे देखी थी। देन यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई एंड बीएसई के बारे में यहाँ पे देखा था। फिर यहाँ पे सेबी का थोड़ा-सा हमने रोल यहाँ पे देखा था कि सेबी क्यों आया, कब आया एंड ऑल दैट। उसके बाद आईपीओ के बारे में थोड़ा-सा हमने यहाँ पे टच किया था। आज हम आईपीओ का आगे हम थोड़ा-सा और डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीओ के क्या वहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, तो क्या वो स्टेप से वहाँ पे गुज़रती है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में हमने थोड़ा-सा यहाँ पे देखा था एंड डिपॉज़िटरी यहाँ पे क्या होता है, जो कि एनएसडीएल, एनसीडीएसएल के बारे में हमने देखा था कि ये क्या वहाँ पे काम करते हैं। तो आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपने ये 3 टर्म्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनी होगी यहाँ पे, शेयर, दूसरा यहाँ पे आता है स्टॉक, तीसरा यहाँ पे आता है सिक्योरिटीज़। ठीक है? ये 3 टर्म्स बहुत लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल वहाँ पे सुनते हैं, तो ये 3 टर्म्स आपने वहाँ पे ज़रूर सुनी होगी। ये तीनों टर्म्स में वहाँ पे एक स्लाइट सा वहाँ पे डिफरेंस आता है। अब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो ये तीन टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुनने को मिलेगी। शेयर का यहाँ पे मतलब क्या है? जब आपके पास किसी कंपनी का एक क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी क्वांटिटी उसको हम यहाँ पे शेयर बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कल यहाँ पे रिलायंस का बात कर रहे थे या ज़ोमैटो पे यहाँ पे बात कर रहे थे, तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास यहाँ पे रिलायंस का एक क्वांटिटी है, तो मतलब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है? शेयर मतलब कि एक क्वांटिटी। अब यही चीज़ अगर आपके पास यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो जाए, 1 प्लस हो जाए, तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं स्टॉक, ठीक है? अब मैं यहाँ पे बोलूँ अगर मेरे पास रिलायंस का 100 क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे पास रिलायंस के स्टॉक्स है, ठीक है? मतलब एक से अगर ज़्यादा आपके पास वहाँ पे चीज़ है, तो आप वहाँ पे स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही है, तो हम वहाँ पे नॉर्मली शेयर यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, है ना? उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या चीज़ है? सिक्योरिटी देखो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म आ जाती है। ब्रॉडर बोले तो क्या मतलब है ब्रॉडर से क्या इसका यहाँ पे मतलब है? ब्रॉडर ये है कि यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेडेबल है, क्या मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? ट्रेडेबल है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ट्रेडेबल है, उसको हम यहाँ पे सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे आ सकती है? यहाँ पे बॉन्ड्स आ सकते हैं, यहाँ पे आपके शेयर आ सकते हैं, देन यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड आ सकते हैं, है ना? देन यहाँ पे डिबेंचर्स आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, वो सिक्योरिटीज़ के अंदर यहाँ पे आती है। किसमें आती है? ये सारी की सारी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में आती है। जो चीज़ में हम ट्रेड कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में आता है। एक हमने कल यहाँ पे देखा था सेबी के बारे में। सेबी की जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म थी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी सिक्योरिटी मार्केट जब भी आप यहाँ पे वर्ड सुनेंगे, कोई भी न्यूज़ चैनल पे आप यहाँ पे वर्ड सुनेंगे सिक्योरिटीज़ मार्केट, उसके अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स एंड ऑल दैट जिसमें हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वो सब कुछ यहाँ पे सेबी सँभालता है, सेबी उसको वहाँ पे रेगुलेट करता है। यहाँ पे देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो है यहाँ पे डीमैट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज वहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए कि डीमैट अकाउंट वहाँ पे क्या होता है वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट में वहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो बहुत लोग इसमें वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैं डीमैट अकाउंट खुलवाऊँ या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाऊँ। ये चीज़ आज से गांठ बांध लो, आपको दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए। क्यों चाहिए वो हम यहाँ पे अब जानते हैं। देखो डीमैट अकाउंट जहाँ पे आप डीमैट सुनेंगे ना, आप समझ लेना वो क्या है, वो आपकी स्टोरेज है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है जहाँ पे आप अपनी मूवीज़ वगैरह रखते हैं। आजकल तो गूगल ड्राइव वगैरह वहाँ पे आ गया, बट हम हार्ड डिस्क और सीडी वाले ज़माने के बंदे हैं। तो हम अपनी स्टोरेज वगैरह इसमें रखते थे, हार्ड डिस्क में, सीडीज़ में, पेन ड्राइव्स में। आजकल लोग गूगल ड्राइव्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्लाउड स्टोरेज बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब आप अपने शेयर्स कहीं पे भी वहाँ पे रखते हैं, वो स्टोरेज डीमैट में जाती है, ठीक है? आपके जो शेयर है,
जो भी आप स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में वहाँ पे आपने रखे हुए हैं, वो कहाँ पे जाएँगे? वो स्टोरेज में जाएँगे जो होगा आपका डीमैटेरियलाइज़ अकाउंट। पहले क्या होता था, जैसे कि हमने कल भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि पहले के टाइम में आपको एक फिज़िकल सर्टिफ़िकेट वहाँ पे मिलता था। आपने कोई भी वहाँ पे स्टॉक लिया या कोई भी वहाँ पे शेयर्स वहाँ पे लिए, आपको एक सर्टिफ़िकेट वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता था। सर्टिफ़िकेट का मेन वहाँ पे पंगा क्या होता था कि वो फट जाता था, गुम हो जाता था, सड़ जाता था और बहुत हाई चांसेस होते थे कि वो सर्टिफ़िकेट पड़ा भूल जाते थे लोग। तो इसका वहाँ पे सॉल्यूशन, जैसे कि आपको बताया था कि एनएससी आया, एनएससी ने सब कुछ वहाँ पे डिजिटलाइज़ कर दिया। उसमें उसने ये डीमैटेरियलाइज़ यहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे लेके आया कि सारे के सारे जितने भी आपके वहाँ पे स्टॉक्स हैं, वो ऑनलाइन रहेंगे, डिजिटल वहाँ पे रहेंगे, वो स्टोरेज में रहेंगे। किसके पास वहाँ पे रहेंगे? डिपॉज़िटरी पास। डिपॉज़िटरी हमने कल भी वहाँ पे डिस्कस किया था। हमारे पास यहाँ पे 2 डिपॉज़िटरी आती है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का, जो कि हमारे चौकीदार हैं। ये हमारे वहाँ पे स्टॉक्स को अपने पास स्टोर करके वहाँ पे रखते हैं। तो आपका यहाँ पे जो पहला काम आता है वो है डीमैट अकाउंट खुलवाने का। डीमैट अकाउंट आप अकेला नहीं खुलवाते, ठीक है? डीमैट अकाउंट तो एक तरह का आपका वहाँ पे स्टोरेज है। उसमें जो आपने ऑलरेडी चीज़ें खरीदी होती हैं, वो वहाँ पे जाके स्टोर होती है। आप वहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। क्या मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। डीमैट अकाउंट में आपकी सिर्फ़ यहाँ पे स्टोरेज होगी। स्टोरेज से आप सामान निकाल सकते हो, ठीक है? आप निकाल के वहाँ पे बेच सकते हो, बट कुछ नया सामान डीमैट अकाउंट में आप नहीं खरीद सकते। ये चीज़ आपकी वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से चीज़ें स्टोरेज से आप निकाल के चीज़ें सेल कर सकते हो, बट आप बोलो मैं यहाँ से कुछ बाय कर लूँ, नहीं, वो नहीं होगा। अगर आपको एक्चुअली में चीज़ें बाय करनी है, उसके लिए यहाँ पे जो आता है, वो है आपका यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आप बाय सेल कर रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, आप बाय सेल करते हैं। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक टर्मिनल होता है, जो कि आपको आपका ब्रोकर वहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप कोई भी ब्रोकर पे अपना अकाउंट वहाँ पे खोलते हैं, तो वो ब्रोकर ब्रोकर क्या करता है, अपने एंड से वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है। उसने अपना ट्रेडिंग अकाउंट आपका वहाँ पे खोल दिया। बट ब्रोकर साथ ही साथ आपका डीमैट अकाउंट के लिए एप्लीकेशन डाल देता है। किसको डालता है वो? या तो वो डालेगा सीडीएसएल को या वो डालेगा एनएसडीएल को। ये टोटली ब्रोकर के ऊपर वहाँ पे डिपेंड करता है कि उसका वहाँ पे कोलैबोरेशन किसके साथ है। इन दोनों में से किसी के साथ उसका होगा ही होगा, जहाँ पे आपका वहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट आप जब भी वहाँ पे अपना खोलते हैं, तो ब्रोकर का बस एक ही वहाँ पे काम होता है कि आपके बैंक अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के साथ वहाँ पे लिंक करना। बैंक अकाउंट से पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से आप वहाँ पे ट्रेड करते हैं। जब आप वहाँ पे ट्रेड करते हैं, आपका जो ट्रेड होता है वो एक्सचेंज पास जाता है, जहाँ पे आपका प्राइस मैच होता है। अगर मैच हो जाता है, वो जो आपने शेयर्स पे बिड लगाई होती है, वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं और वो डीमैट अकाउंट में या डिपॉजिटरी के पास जाके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बस यही सारा सिस्टम है वहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कोई कैश में ट्रेड करते हैं, कैश बोले तो मेरी जितनी औकात है, मतलब मेरे जितने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे हैं, उतने से ही मैं अपना वहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करूँगा, मैं शेयर्स को खरीदूँगा। एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये क्या हो गया? सॉरी। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए है। अब मुझे यहाँ पे स्टॉक्स बाय करने हैं, उतने ही 50,000 की मैं बाय करूँगा। इसमें मैं किसी ब्रोकर का मार्जिन नहीं यूज़ करता। जब मैं यहाँ पे कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, इसको लोग सीएनसी भी बोल देते हैं, इसको लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी बोल देते हैं। अलग-अलग ब्रोकर्स ने वहाँ पे नाम अपने दिए हुए हैं। सबका मतलब यहाँ पे यही है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, आप यहाँ पे मार्जिन नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? मार्जिन यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप कैश में वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके पास 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए से ही जितने स्टॉक्स वहाँ पे आएँगे, आप वो ही वहाँ पे बाय करेंगे। एक बार चेक कर लूँ, यहाँ पे चल रही है ना वीडियो। तो जब आप ये स्टॉक्स वहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ पे आता है T+1। क्या आता है? ट्रांज़ैक्शन प्लस 1, मतलब +1 मतलब 1 वर्किंग डे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। 1 वर्किंग डे मतलब आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है मंडे, ठीक है? अगर मैंने आज यहाँ पे रिलायंस के यहाँ पे शेयर बाय करे हैं, आपके इस टाइम जो वहाँ पे ट्रेडिंग है, उसमें आपको दिखने लग जाएँगे, पर आगे वहाँ पे लिखा आएगा T+1। वो T+1 क्या है कि अभी आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स नहीं आए हैं। ये आएँगे कब? अगले वर्किंग डे, मतलब नेक्स्ट डे आपके वहाँ पे स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में वहाँ पे आ जाएँगे।
मतलब डिपॉजिटरी के पास आपके स्टॉक्स वहाँ पे चले जाएँगे। कल को आप जब भी वहाँ पे बेचेंगे, तो आपको उस डिपॉजिटरी से निकालने के लिए एक वहाँ पे चाहिए होता है टी-पिन। क्या चाहिए होता है वहाँ पे आपको? टी-पिन, जिसको यहाँ पे बोलते हैं ट्रांज़ैक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे ये टी-पिन आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल का वहाँ पे एक मेल आता है, जब भी आप अपना वहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं। वो मेल आपको आएगा, आप टी-पिन वहाँ पे लगाते हैं। टी-पिन लगाने के बाद वो स्टॉक्स आपके सेल होते हैं। मतलब होता क्या है, डिपॉजिटरी से वो निकलते हैं स्टॉक्स, उसके बाद वो जो भी एक्सचेंज के पास वहाँ पे जाते हैं। एक्सचेंज से जाने के बाद जिसने भी वहाँ पे वो स्टॉक्स खरीदे होते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे बेचे, आप सेलर हो, अब कोई तो वहाँ पे खरीदने वाला भी बैठा होगा, तो वो स्टॉक उसके डीमैट अकाउंट में वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये टी पिन एंड T+1 ये चीज़ें आपको वहाँ पे याद रखनी है, जब भी आप अपना वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट वहाँ पे खुलवाते हैं। ये दोनों एक साथ ही आपके खुल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई भी ब्रोकर की वहाँ पे ऐप में जाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे वहाँ पे जाएँगे जहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाना है। यहाँ पे आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डालेंगे। यहाँ पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये आप यहाँ पे जान लीजिए। आप कहीं भी अकाउंट अपना खुलवाते हैं, सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट वहाँ पे चाहिए होता है। बैंक अकाउंट के साथ आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आप वहाँ पे देते हैं आधार कार्ड से। आधार कार्ड तो आपको पता है वो चाहिए होता है वहाँ पे। ये आपका मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी वहाँ पे होना चाहिए, कि मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड वाला है वो ओटीपी ज़रूर वहाँ पे आना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप ऑनलाइन वहाँ पे सबमिट करते हैं, आपकी केवाईसी होती है एंड विदिन 48 आवर्स के अंदर-अंदर आपका ये काम हो जाता है। देखो, अप्लाई तो आप 5-10 मिनट में वहाँ पे कर देते हैं, बट अप्रूवल के लिए, केवाईसी कंप्लीट के लिए 48 आवर्स मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, इतना टाइम वहाँ पे आपको लगता है, जब तक ये आपका सब कुछ पूरा हो जाता है और आपका अकाउंट वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। अब ब्रोकर का वहाँ पे टर्मिनल कैसा दिखता है, ये हम आज की इसी वीडियो में वहाँ पे जाके देखने वाले हैं। उससे पहले एक और टॉपिक यहाँ पे थोड़ा-सा और डिस्कस वहाँ पे कर लेते हैं, आईपीओ के बारे में, कि आईपीओ के यहाँ पे जो 5 स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स हैं? टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं। वो 5 स्टेप्स क्या है, कि जो लोग यहाँ पे आजकल आईपीओ के बारे में बहुत बूम वहाँ पे चलता रहता है, कि जितनी भी यहाँ पे जेन ज़ी है, उनको आईपीओ में बड़ा मज़ा आता है कि आईपीओ में पैसा लगाते हैं, आईपीओ में लगाते हैं। तो आईपीओ कैसे आता है, कंपनी वहाँ पे कैसे आईपीओ लेकर आती है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला कंपनी का यहाँ पे काम क्या होता है, वो है यहाँ पे मर्चेंट बैंकर को हायर करना। कौन-सा? मर्चेंट बैंकर को यहाँ पे हायर करना। ये कंपनी कभी अपना आईपीओ खुद नहीं लेकर आती, ये एक मर्चेंट बैंकर को वहाँ पे हायर करती है। मर्चेंट बैंकर जैसे कि आईसीआईसी वाले हो गए, है ना? कोटक वाले हो गए, यहाँ पे एचडीएफसी वाले हो गए। तो ऐसे बहुत सारे मर्चेंट बैंकर्स हैं जिनको सेबी की तरफ से यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है कि हाँ, आप एज़ ए मर्चेंट बैंकर वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकर का मेन काम क्या होता है? वो यहाँ पे सारा प्रोसेस देखते हैं आईपीओ का। मतलब एकदम इनिशियल स्टेज से लेके कंपनी की पूरी वैल्यूएशन वगैरह निकालते हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे तैयार करते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 उनका वहाँ पे क्या आता है? जब उनकी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि हमने कल भी वहाँ पे डिस्कस किया था, डॉक्यूमेंटेशन जब भी मैं यहाँ पे बोलूँगा डीआरएचपी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये मर्चेंट बैंकर का वहाँ पे काम होता है कि एक प्रॉपर डीआरएचपी वहाँ पे तैयार करना। डीआरएचपी में वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, कंपनी क्या करती है, उसका बिज़नेस मॉडल वहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी मेन उसके फाइनेंसेस कैसे है, जिसके अंदर उसका बैलेंस शीट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, पी&एल स्टेटमेंट आ गई, सब कुछ वहाँ पे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे रिस्क क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डीआरएचपी में जब भी मैं कोई पढ़ता हूँ, इवन आप जो भी यहाँ पे वीडियोज़ देखते हैं, जो आईपीओ के बारे में यहाँ पे बताते हैं, अब उनको कोई रात को कॉल थोड़ी आता है कंपनी की तरफ से कि ये कंपनी का यहाँ पे आप वीडियो बना दीजिए, हमारा आईपीओ आने वाला है। वो क्या करते हैं, सेबी की वेबसाइट पे जाते हैं, पर्टिकुलर कंपनी का वहाँ पे नाम लिखते हैं, जैसे कंपनी का यहाँ पे नाम लिखा, आगे लिख दिया डीआरएचपी। सेबी की यहाँ पे पहली वेबसाइट ही आपको दिख जाती है, जहाँ पे डीआरएचपी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। यहाँ पे वो कंपनी का रिस्क देखते हैं कि कंपनी को क्या-क्या रिस्क है। रिस्क बहुत सारे वहाँ पे हो सकते हैं, उसका कॉम्पिटिटर हो सकता है, उसका कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, कंपनी की प्रमोटर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर्स, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। मैंने आपको एक छोटा-सा वहाँ पे बता दिया, रिस्क फैक्टर वहाँ पे देखते हैं। जब ये सब कुछ वहाँ पे एक डीआरएचपी में वहाँ पे आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो सेबी है, ये सेबी पूरा वहाँ पे देखती है। सेबी को सब कुछ वहाँ पे जेन्युइन लगता है,
उसके बाद वहाँ पे वो अप्रूवल आ जाता है, ठीक है? आईपीओ की आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज वहाँ पे आती है आईपीओ में, 1 मिनट, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है यहाँ पे स्टेप 3 यहाँ पे आ गया। आपको एक रेंज डिसाइड करनी है। रेंज का क्या यहाँ पे मतलब है? आपने देखा होगा जब भी कोई आईपीओ वहाँ पे आता है, आईपीओ कभी एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं वहाँ पे आता। वहाँ पे क्या होता है, एक रेंज होती है। रेंज फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने यहाँ पे रख दिया 100 से ₹105, किसी ने यहाँ पे रख दिया 40 से ₹44, ऐसी एक रेंज वहाँ पे चलती है। ये रेंज कौन डिसाइड करता है? वहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स एंड वहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट वहाँ पे डिसाइड करती है कि इस रेंज में हम वहाँ पे अपना निकालेंगे। देखो बहुत सारे अंदर फैक्टर्स होते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह निकालते हैं, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ वहाँ पे क्या होने वाली है। ये सारे फैक्टर्स जब वो एक पेपर पे बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस वहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे वो चीज़ें डिसाइड होती है, वो एक रेंज निकालते हैं। जब ये रेंज वहाँ पे निकलती है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 यहाँ पे क्या होता है? रोड शो, ठीक है? रोड शो यहाँ पे होता है। अब रोड शो में यहाँ पे क्या होता है, बड़े-बड़े शार्क को पटाया जाता है। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है रोड शो में, कंपनी प्रेज़ेंटेशन देती है, जितने भी बड़े-बड़े यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं, ठीक है? जितने भी यहाँ पे एफआईआईज़ हैं, जितने भी यहाँ पे डीआईआईज़ हैं, मतलब जो लोगों उनको लगता है कि ये कंपनी है, ये इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इच्छुक हो सकता है, उनको वो अपना प्रेज़ेंटेशन देते हैं, कंपनी को बेसिकली वो पिच करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में वो पिच करते हैं। जो आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, वो तो बहुत छोटे यहाँ पे शार्क है, बट एक्चुअली में जो बड़े-बड़े एफआईआईज़ है, डीआईआई जिनके पास करोड़ों में, खरबों में वहाँ पे पैसा है, कंपनी उनके पास वहाँ पे जाती है। इससे उनको 2 फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? अब जिस कंपनी का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, आपको न्यूज़ में भी आपको सुनने में मिल जाता है, ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसमें एलआईसी वालों ने इतना इन्वेस्ट कर दिया। इसमें बहुत बड़े वहाँ पे फंड हाउस, हेज फंड वालों ने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर दिया। एक तो पूरी मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाती है कि ये देखो कंपनी में इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, इतना अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आ गई। दूसरी चीज़ आईपीओ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि देखो आईपीओ जब भी यहाँ पे आता है ना, उसका भी एक वहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि इतना यहाँ पे सब्सक्राइब वहाँ पे होना चाहिए। ये मर्चेंट बैंकर्स का वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मर्चेंट बैंकर्स वहाँ पे अपना पहले से ही अट्टा-सट्टा कर लेते हैं कंपनी के साथ कि अगर आपका इतना सब्सक्राइब हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो बाकी हम वहाँ पे ले लेंगे। ये सब कुछ पहले से वहाँ पे डिसाइडेड होता है। जब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, ग्रे मार्केट में उसका रेट बढ़ता है, हम जैसे रिटेलर्स को लगता है यार देखो इतना सब्सक्राइब हो गया, 1 दिन 2 दिन में इतना सब्सक्राइब हो गया, हम भी इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। मंकी सीज़ मंकी डू, वही हम यहाँ पे करते हैं, हम सिर्फ न्यूज़ बेस्ड काम वहाँ पे करते हैं। बट ये सारा काम यहाँ पे मर्चेंट बैंकर का गेम चल रहा होता है, वो कैसे अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, कौन से बड़े-बड़े वहाँ पे फंड हाउस मैनेजर्स को उन्होंने पटाया, प्रेजेंटेशन वगैरह दिए, कंपनी को पिच किया, ये सब कुछ वहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स का वहाँ पे काम होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 5 जो आता है, तब हमारे रिटेलर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। रिटेलर्स के लिए वहाँ पे एक विंडो खोली जाती है। ये विंडो 3 दिन से लेके 5 दिन के अंदर वहाँ पे होती है, जिसके अंदर आप वहाँ पे अपना आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के लिए अप्लाई करने का अगेन वही आपका क्राइटेरिया होता है। आपका बैंक अकाउंट हो, पैन कार्ड नंबर हो, एक डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हो, जहाँ से आप वहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ब्रोकर के आपको टर्मिनल पे चलते हैं, ये सब कुछ वहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैं अब जो स्क्रीन है ना यहाँ पे, ये जो स्क्रीन आपको वर्टिकली यहाँ पे दिखेगी, ये 2 मिनट, क्योंकि मैं यहाँ पे टैब में यूज़ कर रहा हूँ, इवन यूट्यूब वालों को भी यहाँ पे आप वर्टिकली दिखेगी। यहाँ पे देखिए, हम ये ब्रोकर के टर्मिनल पे आ गया, मैं यहाँ पे ज़ीरोधा का खोल रहा हूँ। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाइए, मैं आपको कोई लिंक नहीं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, जस्ट आपको ब्रोकर के यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपना यहाँ पे अकाउंट खोलना चाहते हैं। वो कुछ ब्रोकर्स फ्री में अकाउंट खोलते हैं, कुछ यहाँ पे 100-200 रुपए लेते हैं, जो भी है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरी यहाँ पे सिर्फ़ 2 ही सर्विसेज़ है जो मैं यहाँ पे सेल आउट करता हूँ। एक है हमारा यहाँ पे एआई सॉफ्टवेयर जो कि है यहाँ पे intradaypulse.in, जो कि स्पेशली ट्रेडर्स के लिए ही वहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स हो, आप स्कैल्पर्स हो, इवन आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स हो, लाइव मार्केट में आपको पूरे स्टॉक्स की वहाँ पे एनालिसिस मिलती है। एआई की हेल्प से आपका बहुत मैन्युअल काम वहाँ पे बचता है। तो ये एआई सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे अपना सेल आउट करते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन इतना मिनिमम हमने यहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ 299 में आप इसका वहाँ पे ट्रायल कर सकते हैं। एंड आपको जानकर बहुत वहाँ पे हैरानी होगी, जितने भी लोग इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं, 50% से ज़्यादा लोग इसको यहाँ पे अपना अपग्रेशन, मतलब अपना वहाँ पे सब्सक्रिप्शन वहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, मंथली पैक ले लेते हैं, क्वार्टरली पैक वहाँ पे ले लेते हैं। तो उसको वहाँ पे ज़रूर ट्राई करना।
आपको ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे वहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड सेकंड हमारे यहाँ पे जो सर्विसेज़ है जिसको हम यहाँ पे सेल आउट करते हैं वो है हमारा वीआईपी प्रीमियम ग्रुप। यू नो दैट कि सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो लाइव मार्केट में कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने हैं, कौन से स्टॉक्स आपको सेल करने हैं, कौन से स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हो, इवन आपका यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है उसकी एनालिसिस हम यहाँ पे आपको करके देते हैं। ये सब कुछ लाइव मार्केट में वहाँ पे होता है। तो अगर आप वो भी वहाँ पे जॉइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये टर्मिनल पे वापस आ गए हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऊपर निफ्टी का रेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का मिल रहा है। देखो इन दोनों का बहुत ईज़िली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये पिन है ना? ये क्या है, यहाँ पे पिन है। पिन किए हुए हैं। इसको आप बहुत ईज़िली चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर पे मैं यहाँ पे आया, ये एक पॉपअप आ गया। पॉपअप पे आप नीचे यहाँ पे देखेंगे ये पिन पिन टू ओवरव्यू यहाँ पे आ रहा है, स्पॉट 1 एंड स्पॉट 2। अगर मैं यहाँ पे स्पॉट 2 पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ऊपर सिल्वर आ गया। यहाँ पे सिल्वर आ गया, यहाँ पे निफ्टी है। तो ये सिंपल सा है। ये आ गया आपका बिल्कुल जो टॉप पे आपको रखना है, जो आपकी बहुत ही प्रायोरिटी है, जिसको आपको देखना ही देखना है। ये टॉप पे आपके पिन रहेंगे। देन आपका यहाँ पे आ गया वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या है? इस वॉच लिस्ट में आप टोटल यहाँ पे 100 स्टॉक्स लगा सकते हो। मतलब 100 यहाँ पे अपने वहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा सकते हो कि आज मुझे ये वाले स्टॉक्स को वहाँ पे ट्रैक करना है। मैक्सिमम 100 लगा सकते हो। आपको 20 लगाना है, 25 लगाना है, टोटली अप टू यू। ये वॉच लिस्ट का आप नाम भी वहाँ पे चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको वहाँ पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका यहाँ पे एडिट आ गया। मुझे यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्राडे। तो यहाँ पे इसको मैंने किया सेव और ये हो गया यहाँ पे सेव। यहाँ पे देख लीजिए इसका नाम यहाँ पे आ गया इंट्राडे। तो ये वॉच लिस्ट का आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ये पूरे यहाँ पे आ रहे हैं स्टॉक्स जो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे लगाए थे। यहाँ पे अगर मुझे कोई स्टॉक को वहाँ पे ऐड करना है, कैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? यहाँ पे आपको एक सर्च का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप अपना इसमें आप टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे रिलायंस। रिलायंस मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसई का है, एक यहाँ पे बीएसई का है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग मतलब मेरे जैसे यहाँ पे ज़्यादातर एनएसई में वहाँ पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि एनएसई में हमें लिक्विडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे बायर सेलर्स वहाँ पे ज़्यादा है, तो हमें लिक्विडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए मैं ज़्यादातर वहाँ पे एनएसई में ट्रेड करना करता हूँ। बट कुछ यहाँ पे बहुत ही स्मॉल कैप या माइक्रो कैप वहाँ पे होते हैं, वो बीएसई में लिस्टेड होते हैं, तो उसमें भी हम वहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। वो हम किसी और सेक्शन में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर इसको वॉच लिस्ट में पे ऐड करना है, जस्ट आपको ये प्लस आइकन पे वहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए आपका यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड करना आपको पता लग गया। अब यहाँ पे अगर इसको रिमूव करना है, जस्ट मैं इसी स्टॉक को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा। यहाँ पे आपको सारे आइकन्स यहाँ पे दिख गए, कौन-कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ पे निकालने हैं। जैसे ये निकाल दिए, ये निकाल दिया, 1 मिनट, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे डिलीट भी वहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, ये आपका यहाँ पे वॉच लिस्ट होगी। ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ऑर्डर आपका एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। एग्ज़ीक्यूट का यहाँ पे मतलब क्या है? आपने बोला कि मुझे रिलायंस 1400 पे वहाँ पे बाय करना है। वो ऑर्डर वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो गया, मतलब जो आपने, क्योंकि आप अभी बायर हो ना, अब कोई तो वहाँ पे सेलर होगा। अब कोई सेलर ने भी वहाँ पे 1400 पे अपना लगाया होगा, आपने भी 1400 पे लगाया होगा। एक्सचेंज यहाँ पे क्या करेगा? आपके ऑर्डर को वहाँ पे मैच करेगा और वो ट्रेड आपका एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, मतलब ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो गया। जब भी ट्रेड आपका यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगा, वो आपके ये एग्ज़ीक्यूट वाले सेक्शन में आ जाएगा। अब ट्रेड अगर आपका एग्ज़ीक्यूट वहाँ पे नहीं होता, तो वो वहाँ पे आपको ओपन दिखाएगा कि ये ट्रेड अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, कोई ऑर्डर आपका अभी मैच नहीं हुआ, वो इसमें ओपन वाले सेक्शन में आपको वहाँ पे दिखेगा। देन आपका जीटीडी बास्केट, अभी आपको इसको यहाँ पे जानने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। कल को जब हम यहाँ पे थोड़ा-सा ऑप्शंस वगैरह में जाएँगे, जब हम कोई बास्केट वहाँ पे बनाएँगे, तब आपको जीटीडी एंड बास्केट के बारे में बता दूँगा। ऐज़ ऑफ नाउ बिगिनर्स के लिए जीटीडी बास्केट इतना वहाँ पे नहीं जानने का। एसआईपीज़ कुछ आपकी यहाँ पे हो रही है, आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करे हो या कोई बॉन्ड्स वगैरह में आप कोई यहाँ पे नई एसआईपी करना चाहते हो, यहाँ पे मंथली है एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे फीचर आ जाता है। कुछ आपको अलर्ट्स लगाने हैं, आपने किसी स्टॉक पे उसका चार्ट कैसे देखना है, अभी हम इसी में यहाँ पे आपको दिखाएँगे। यहाँ पे आपने कोई स्टॉक यहाँ पे सोचा कि यार, अगेन हम यहाँ पे रिलायंस का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा अभी रिलायंस यहाँ पे चल रहा है 1387 के करीब। आप यहाँ पे बोलते हो नहीं यार 1387 है, जब यहाँ पे ये स्टॉक 1380 पे आएगा ना, थोड़ा-सा और वहाँ पे नीचे आएगा,
मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा के रख लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे 1380 के पास आए, मुझे एक अलर्ट आ जाए। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ अलर्ट आपको आएगा। ये नहीं है कि ट्रेड आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, उसके बाद आप मैन्युअली जाके अपना ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये अलर्ट बहुत ही अच्छा वहाँ पे फीचर है। मैं बहुत सारे स्टॉक्स में अपने अलर्ट लगा के रखता हूँ, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, बट कभी होता है कि मैंने पिछले हफ्ते उस स्टॉक की वहाँ पे चार्ट देखा था, मुझे मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वहाँ पे दिख रहा था, बट अभी वो मेरे प्राइस पे नहीं आया था। प्राइस पे नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने उसमें वहाँ पे अलर्ट लगा के रख लिया। जैसे ही वहाँ पे अलर्ट आएगा, मुझे मेल भी आ जाएगा, एज़ वेल एज़ इस ऐप में एक नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगी कि आपका ये जो आपने स्टॉक लगाया था इस प्राइस पे, वो आ गया है। अब आपको जो करना है, बाय करना है, सेल करना है, आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये यहाँ पे अलर्ट का वहाँ पे फीचर आ गया। देन आपका पोर्टफोलियो आ गया। पोर्टफोलियो में जो आपकी पोज़ीशन वहाँ पे ओपन है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, अगर वो पोज़ीशन वहाँ पे ओपन है, अभी वो चल रहा है लाइव मार्केट में, वो आपको सारी पोज़ीशन वहाँ पे दिखेगी इस सेक्शन में, ये वाले पूरे सेक्शन में। आपकी कोई वहाँ पे होल्डिंग्स है, आपने पोर्टफोलियो में वहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे अभी हमने T+1 एंड उसकी वहाँ पे बात करी थी। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो है वहाँ पे, वो सारा का सारा आपको होल्डिंग में वहाँ पे दिखेगा। बहुत ही सिंपल सा, मतलब नाम से आपको पता लग रहा है क्या-क्या चीज़ें हैं। बीडी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने आईपीओ के बारे में देखा था। आईपीओ में जो-जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी थी थ्योरेटिकल पार्ट में, अब उसको हम यहाँ पे थोड़ा-सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 2 आईपीओज़ अभी यहाँ पे आने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे अप्लाई डेट एंड अप्लाई डेट वहाँ पे आ रही है। मतलब ये आईपीओज़ अभी ओपन है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब भी यहाँ पे कोई आईपीओ आता है, वहाँ पे एक रेंज आती है। इसकी 140, 144 यहाँ पे आ रही है। इसकी 67, 70 यहाँ पे रेंज आ रही है। तो मतलब आईपीओ जब भी आता है, एक फिक्स प्राइस वहाँ पे नहीं होता। ये फिक्स प्राइस कब वहाँ पे होगा? जब ये आईपीओ वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होने के बाद जितनी ज़्यादा उसमें डिमांड होगी उस आईपीओ की, ओवर सब्सक्राइब्ड है जो भी है वहाँ पे, जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से वहाँ पे एक फिक्स प्राइस तब आपको वहाँ पे दिखेगा। जब तक आईपीओ लिस्टेड नहीं है, तब तक यहाँ पे आपको एक रेंज वहाँ पे दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, एक डेट आ रही है, मतलब ये ओपन विंडो यहाँ पे आ रहा है कि इतने टाइम के लिए ये आईपीओ वहाँ पे ओपन है। इस विंडो जब तक ये ओपन है, तब तक आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसकी आ रही है 22 से 27 जनवरी तक, इसकी भी यहाँ पे आ रही है 22 से 27 जनवरी तक। बाकी सारे यहाँ पे भारत कोल वगैरह आप सभी को यहाँ पे पता है, ये सब यहाँ पे आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं, ये क्लोज़ हो चुके हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जिस चीज़ में। यहाँ पे देखिए, जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, आईपीओ का मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2000 मिनिमम क्वांटिटी है। मतलब अब जब भी यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, आपको इतनी क्वांटिटी तो वहाँ पे उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप एज़ ए रिटेलर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये मिनिमम क्वांटिटी आपको इतनी यहाँ पे मिल रही है। नीचे आपको आईपीओ का यहाँ पे साइज़ मिल रहा है, यहाँ पे क्या इसका साइज़ है, क्या डिस्काउंट है, क्या लॉट साइज़ है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन थोड़ा-सा और यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे आपको आईपीओ का स्टेटस दिखेगा। अब लोग बोलते हैं कि मैंने आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई किया, बट जब मैंने आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई किया, मेरे ना पैसे ब्लॉक हो गए, वो पैसे वापस नहीं आए। ये बहुत बहुत मतलब हमारी हेल्पलाइन पे भी इतनी सारी इसके लिए क्वेरीज़ आती है कि सर आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, अभी तक पैसे रिफंड नहीं आया या पैसे मेरे ब्लॉक हुए पड़े हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल नीचे आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑफर स्टार्ट कब हो रही है, ऑफर एंड कब हो रही है, अलॉटमेंट कौन-सी तारीख को यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रहा है 28 तारीख को आपकी अलॉटमेंट हो रही है। रिफंड इनिशिएट कब होगा आपका, वो है अगले दिन 29 तारीख को। ये सारी आपको कैलेंडर वहाँ पे मिलता है, और ये कैलेंडर को कंपनी को एज़ वेल एज़ ब्रोकर को यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ता है। आपका रिफंड यहाँ पे कब आ रहा है, 29 तारीख को। यहाँ पे डीमैट में ट्रांसफ़र कब आपके होंगे, ये 29 तारीख को ही आपके डीमैट में वहाँ पे हो जाएँगे, अगर आपको वहाँ पे मिले हैं तो। लिस्टिंग यहाँ पे किस दिन होने वाली है, 30 तारीख को। मतलब इस स्टॉक में सेकंड हैंड मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, बीएसई एंड एनएसई में, यहाँ पे आप कब इसमें ट्रेड कर सकते हैं, मगर मतलब अगर आपको वहाँ पे अलॉटमेंट हो गई है और आपको उसको वहाँ पे सेल करना है, वो आप यहाँ पे 30 तारीख को जब यहाँ पे वो लिस्ट हो जाएगा, 10 बजे के करीब यहाँ पे लिस्टिंग आती है, जब भी कोई नया यहाँ पे स्टॉक लिस्ट होता है, तो यहाँ पे 30 तारीख को आप उसमें वहाँ पे अपना ट्रेड कर सकते हैं। और मैंडेट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिफंड इस डेट को वहाँ पे नहीं आया दोबारा, ये ध्यान से वहाँ पे सुन लीजिए। अगर आपका रिफंड इस तारीख को वहाँ पे नहीं आया, तो बहुत हाई चांसेस है कि जो आपका वहाँ पे बैंक है, मैंडेट एंड होने तक, मतलब 11 तारीख तक आपको वहाँ पे अपना जो पैसा आपका ब्लॉक हुआ पड़ा है, जो पैसा आपका वहाँ पे ब्लॉक हुआ पड़ा है, उसको वो वहाँ पे रिलीज़ कर देगा।
एंड वो आप पैसे को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंडेट एंड का मतलब यहाँ पे यही होता है कि तब तक वहाँ पे पैसा आपका ब्लॉक है। यूजुअली रिफंड इनिशिएट जब होता है, लोगों का पैसा वहाँ पे आ जाता है, बट इन केस अगर आपका पैसा वहाँ पे नहीं आता, तो मैंडेट एंड तक का वहाँ पे वेट कर लीजिए। यहाँ पे 99% पैसा वहाँ पे आपका वापस आ जाएगा। तो ये है सारा इसका आईपीओ का। साथ में यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कुछ आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, कुछ वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह चल रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। पे आपको अपनी अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगी। अकाउंट में मैंने फंड्स अगर वहाँ पे ऐड करना है, जैसे इसमें अभी 50,000 रुपये है, मुझे अगर कोई फंड यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड फंड करके जो भी अकाउंट के साथ आपने बैंक अकाउंट अपना लिंक किया है, इस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपने अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे लिंक किया है, आप उसी अकाउंट से अपने फंड्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आपको कोई प्रॉफ़िट वहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे आप विथड्रॉ करके वहाँ पे आप विथड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 लाख से कम है, तो वो तो उसी दिन ही मतलब विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर आपका विथड्रॉ हो जाएगा। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा है आपका, तो फिर वो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका वहाँ पे विथड्रॉ इनिशिएट हो जाता है और सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक मतलब मार्केट खुलने से पहले-पहले आपको वो यूजुअली सेटलमेंट हो जाती है, आपके अकाउंट में पैसे वहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। अब आप कैसे वहाँ पे बाय करना है, कैसे आपको स्टॉक वहाँ पे सेल करना है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक छोटा-सा आपको वहाँ पे पॉपअप दिख जाएगा। यहाँ पे पॉपअप में आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे दिख रही है, आपको स्टॉक बाय करना है, आप बाय पे क्लिक करेंगे, आपको सेल करना है, तो आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे एक बिड ऑर्डर वहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको विंडो वहाँ पे दिख रही होगी। कितने लोग इसको यहाँ पे खरीद रहे हैं, कितने लोग इसको यहाँ पे बिड लगा रहे हैं, कितने लोग इसको वहाँ पे बेच रहे हैं, कितने लोग इस पे ऑफर लगा के वहाँ पे बेच रहे हैं कि मुझे ये प्राइस में यहाँ पे बेचना है। इन दोनों का जब वहाँ पे मैच होगा तो वो ऑर्डर फटाफट वहाँ पे मिली सेकंड्स में एग्जीक्यूट वहाँ पे होते रहते हैं एंड वहाँ पे ये ट्रेड आपको स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन वहाँ पे आपको दिखता रहता है। बायर्स एंड सप्लायर्स लिक्विडिटी ये चीज़ें वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे मैटर करती है कि कितने लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। टोटल आपको जो दिख रहा है ना, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे बंद है, यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा है, पता लगता रहेगा कि कितने लोग इसमें यहाँ पे इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं, अपनी ट्रांज़ैक्शंस वहाँ पे कर रहे हैं। ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आते हैं। यहाँ पे आ गया डे रेंज। उस दिन में इसका क्या वहाँ पे लो लगा है, कितने प्राइस पे ये उस पर्टिकुलर डे पे वहाँ पे ओपन हुआ था और उस दिन इसने कितना वहाँ पे हाई अपना लगाया और पिछले दिन प्रीवियस डे इसकी यहाँ पे क्या क्लोजिंग थी, यहाँ पे आपको पता लग जाता है। देन कितना यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है, एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखता रहता है। लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट, कभी-कभार क्या होता है कि मार्केट बहुत बुलिश होती है। कुछ स्टॉक्स जो हम लाइव मार्केट में वहाँ पे डिस्कस करते हैं, इवन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप फ्री में भी वहाँ पे बताता हूँ। वहाँ पे अपर सर्किट वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ही लग जाते हैं। वो अपर सर्किट कितना है, उसका 2% है, 5% अपर सर्किट है, 10% है, 20% अपर सर्किट है। तो यहाँ पे आपको दिखता रहता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का इतना वहाँ पे अपर सर्किट है कि यहाँ पे जाके उस स्टॉक में ट्रेडिंग थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे थम जाएगी। हो सकता है कि जैसे वो अपर सर्किट तोड़कर दोबारा भी वहाँ पे चलने लग जाए। बहुत बार हमने यहाँ पे देखा है, जैसे टाटा एल्क्सी में अभी थोड़े दिन वहाँ पे पहले हुआ था, अपर सर्किट लगा, उसके बाद जैसे ही अपर सर्किट वहाँ पे खुला, वो स्टॉक और ऊपर वहाँ पे भागा था। तो अपर सर्किट पहले कितना हो सकता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिर रहा है, तो वहाँ पे उसका लोअर सर्किट कितना है, वो यहाँ पे आपको पता लगता रहेगा। ये लोअर सर्किट यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पे अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता करने हैं, बहुत आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता लगते हैं, बट हाँ, एक आपको उक्का-सुक्का आइडिया मिल जाता है कि जैसे कल्याण है, कल्याण का यहाँ पे मैंने फंडामेंटल्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया रिवेन्यू पे, यहाँ पे आया रिवेन्यू पे। क्या रिवेन्यू चल रहा है, कहाँ से इसका मेन रिवेन्यू वहाँ पे आता है। गोल्ड अपना बेचते हैं, उसके बाद ये वाला ज्वेलरी बेचते हैं, अदर्स। यहाँ पे कितना-कितना ये आपको ग्राफ भी वहाँ पे दिख जाएगा। फाइनेंशियल्स पे यहाँ पे जाते हैं, इन्होंने क्या वहाँ पे सेल किया था, क्या इनका प्रॉफिट हुआ, क्या नेट प्रॉफिट हुआ, ईयरली क्या है, क्वार्टरली क्या है, ये आप ऑप्शन वहाँ पे टॉगल स्विच से यहाँ पे कर सकते हैं। इवेंट्स क्या-क्या हुए, कुछ इन्होंने कुछ अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स वहाँ पे निकाले, डिविडेंड निकाला, एनुअल रिपोर्ट निकाली, ये सब कुछ हम आने वाले दिनों में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आपको एक आइडिया मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन में ये चीज़ें वहाँ पे होती है। फाइनेंशियल्स के बाद यहाँ पे टेक्निकल्स आ जाते हैं। आपको इतना टेक्निकल के बारे में वहाँ पे नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, मैं कभी इन चीज़ों को वहाँ पे खोलता नहीं हूँ। मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके सीधा या तो इसके चार्ट्स वहाँ पे देखता हूँ, चार्ट्स में ये चार्ट आपका यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे आप ऊपर जाके अपना एक टाइम फ्रेम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। आपको 5 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, 1 घंटा करना है, 3 घंटा करना है, 1 दिन करना है। मैंने सब पे यहाँ पे ये अपना स्टार लगा लिया सो दैट ये यहाँ पे आपको टॉप में ये सब चीज़ें वहाँ पे दिख जाएँगी। ठीक है? ये हो गया आपका टाइम फ्रेम।
टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पे आपके आ गया कौन-सा आप कैंडल वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया कि मुझे यहाँ पे कैंडलस्टिक्स यूज़ करना है। कुछ लोग यहाँ पे लाइन चार्ट भी यूज़ करते हैं। यूजुअली जो यहाँ पे एकदम नए होते हैं, वो यहाँ पे लाइन चार्ट देखते हैं। लाइन चार्ट क्यों यहाँ पे देखते हैं? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट लगाया, ये 1 मिनट रुकिए। ये जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट लगाया, यहाँ पे लाइन चार्ट आपको ऐसा-ऐसा दिखता है, जिसमें आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस जस्ट आपको वहाँ पे दिखता है। आपको कैंडल्स में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज़ हुआ, समझ नहीं हमें आ रहा, क्योंकि उसमें एक छोटी-सी वहाँ पे विग बन जाती है, ऊपर एक छोटी-सी आपको शैडो वहाँ पे मिल जाती है, तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। यूजुअली मैं जो एकदम स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ आप लाइन चार्ट लगा लीजिए। लाइन चार्ट से आपको साफ पता लग रहा है कि ये स्टॉक ने, ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से अपना हाई किया, यहाँ से अपना एक हाई बनाया, इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा इसने हाई बनाया, यहाँ पे इसने एक अपना टॉप पे बिल्कुल जाके यहाँ पे इसने क्या बनाया था अपना, एकदम वहाँ पे डबल टॉप बनाया, जो एम पैटर्न भी हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। एम पैटर्न बनाया, उसके बाद बिल्कुल एकदम यहाँ पे ये नीचे आ गया, पूरा डाउन ट्रेंड में आ गया, यहाँ से देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसने यहाँ पे भी अपना तोड़ दिया। मतलब लाइन चार्ट से आपको एक पूरी पिक्चर वहाँ पे क्लियर हो जाती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या वहाँ पे साइडवेज आ गया है। अब एज़ ऑफ नाउ मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ, ये स्टॉक यहाँ पे इस टाइम इसने, अब ये पूरा साइडवेज था यहाँ पे, ये देखिए साइडवेज था ना? कोई मैं यहाँ पे कोई बड़े जार्गन्स तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉक साइडवेज था, अब साइडवेज ही यहाँ पे तोड़ दिया और ये एकदम यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो लाइन चार्ट से आपको ये चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाती है। बट जैसे-जैसे आप वहाँ पे एडवांस आते रहते हैं, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ पे कैंडल्स यूज़ कीजिए। कैंडल्स लगाने से आपको उस पर्टिकुलर कैंडल का यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि वहाँ पे बड़े लोग, बिग इन्वेस्टर्स कितने वहाँ पे उस स्टॉक में इच्छुक है और वो स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे नीचे लेके जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है, इस स्टॉक में बाइंग हो रही है या वहाँ पे सेलिंग हो रही है? रेड कैंडल से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि वहाँ पे सेलिंग हो रही है। यहाँ पे ये कैंडल खुला, उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे ये नीचे आया। अच्छे खासे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आए। ये वॉल्यूम आपको कैसे लगाना होता है? जस्ट आप यहाँ पे इंडिकेटर में आएँगे, यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना होता है वॉल्यूम। या वॉल्यूम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है वॉल्यूम का, आप यहाँ पे वॉल्यूम लगा सकते हैं। और 2-3 और इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये आपका चार्ट होता है, ऐसे आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम वहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये चार्ट आप लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं एज़ वेल एज़ कैंडलस्टिक्स का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको कोई भी यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे जाके आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। आपको ये चार्ट में वहाँ पे इंडिकेटर दिख जाएगा। इसके अलावा अभी और कोई ऑप्शंस आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली क्लासेस में हम इसको और वहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस किया है, इसको थोड़ा-सा हम वहाँ पे अपना रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा शेयर्स क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ क्या होती है, स्टॉक्स क्या होता है, उनमें मेन डिफरेंस हमने वहाँ पे देखा। देन हम यहाँ पे आगे डीमैट अकाउंट वर्सेस अपना ट्रेडिंग अकाउंट, इनमें मेजर वहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। देन हमने यहाँ पे थोड़ा आईपीओ का प्रोसेस देखा, आईपीओ के यहाँ पे 5 स्टेप्स देखे, यहाँ पे क्या-क्या आईपीओ के स्टेप्स होते हैं। हमने एक ओवरऑल वहाँ पे पिक्चर देख ली है। देखो इन डेप्थ हर एक स्टेप में बहुत सारे वहाँ पे कंप्लायंसेस होते हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स वहाँ पे पूरे करते हैं। इतना डिटेल में हम इसमें यहाँ पे नहीं जा रहे, क्योंकि हम एक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का यहाँ पे कोर्स बना रहे हैं। ये नहीं है कि पूरा इन डेप्थ वहाँ पे जाएँ, क्योंकि मर्चेंट बैंकर अगर मैं आईपीओ को लेके बैठ गया, आईपीओ में ही वहाँ पे 1 महीने का पूरा कोर्स बन जाएगा। बट हम इतना डिटेल में उसमें क्या करेंगे जाके, हमने कौन-सा मर्चेंट बैंकर के पास वहाँ पे जाके काम करना है। तो ये आईपीओ का पूरा हमने वहाँ पे देख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे आए, अपना टर्मिनल देखा। टर्मिनल में कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, क्या-क्या टर्मिनल के यहाँ पे फीचर्स होते हैं, चार्ट्स वगैरह वहाँ पे कैसे लगते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फंड्स वहाँ पे कहाँ से ऐड होते हैं, कहाँ से आपको विथड्रॉल वहाँ पे मिल सकता है। देन आईपीओ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है टर्मिनल पे, तो आप कैसे वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज की हमने इस वीडियो में यहाँ पे कवर करी है। लास्ट एक डाउट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आता है, जो भी यहाँ पे नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, वो यहाँ पे बोलते हैं कि कि सर अगर यहाँ पे मेरा जो ब्रोकर है, कि अगर वो ब्रोकर भाग गया तो ब्रोकर अगर भाग गया तो मेरे तो सारे स्टॉक्स वहाँ पे डूब जाएँगे। आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। देखो, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो आपकी डिपॉज़िटरी है, उसके पास आपके यहाँ पे सारे स्टॉक्स होते हैं। उसके पास आपके यहाँ पे स्टॉक्स की सारी वहाँ पे स्टोरेज होती है। तो कल को अगर ब्रोकर ब्रोकर आपका डिफ़ॉल्ट कर भी जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नए ब्रोकर पे अपना वहाँ पे डिपॉज़िटरी को वहाँ पे लिंक करेंगे, सीडीएसएल या एनएसडीएल, जहाँ पे भी आप वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे भी जाके आप अपना
देख सकते हैं कि आपके डीमैट में कौन-कौन से स्टॉक्स वहाँ पे पड़े हैं एंड कोई भी नए ब्रोकर पास आप वहाँ पे जाएँगे, उसको आप वहाँ पे लिंक करके आपके उस ब्रोकर के पास भी वो स्टॉक्स आपको वहाँ पे दिखने लग जाएँगे। सेकंड यहाँ पे आता है कि हैकिंग का। आप जब भी कोई ट्रेडिंग ऐप वहाँ पे यूज़ करते हैं, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में जो भी है, मैं कहता हूँ टू फैक्टर, 2FA फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहाँ पे ज़रूर ऑन करना। चाहे आप एसएमएस के माध्यम से वहाँ पे करिए कि मैं जब भी इस ऐप में वहाँ पे लॉगिन करूँ, मेरे मोबाइल पे फ़ोन नंबर पे वहाँ पे एसएमएस आए या फिर आप गूगल ऑथराइज़ेशन वहाँ पे आता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको एक्टिवेट करना ही करना है। सेटिंग्स में आप वहाँ पे जाएँगे, अपने ब्रोकर ऐप के वहाँ पे आपको टू फैक्टर दिख जाएगा। टॉगल स्विच आप वहाँ पे ऑन कर देना, उसके बाद आपसे पूछेगा, आपको एसएमएस कहाँ पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, फ़ोन नंबर पे चाहिए या आपको गूगल ऑथराइज़ेशन वहाँ पे करनी है, वो एक टोकन आता होता है, वहाँ पे आप टोकन लगा के भी उसमें कर सकते हैं, जिससे ये जो हैकिंग वाला है, उससे आप वहाँ पे बहुत हद तक वहाँ पे बच सकते हैं। तो ये था आज का ये सारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर आपको कोई भी वहाँ पे डाउट्स आते हैं, तो हेल्पलाइन का नंबर आपको नीचे वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।